आपका स्वागत है सम्यक शिक्षा के इस परिवार में। और ये जो आप वीडियो देखेंगे ये आपको बीपीएससी और बीएसएससी, सीजीएल और भी जितने भी बिहार में एग्जाम्स होंगे ये सभी एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। तो जुड़े रहें अपने इस परिवार में। तो शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी विदेशी व्यापारिक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से एक देश में दाखिल होती है और वो रातों रात एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन जाती है। बिल्कुल, मतलब वो कंपनी मालिक कैसे बन जाती है, यही सवाल है। आज की इस विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा में हम 18वीं सदी के भारत के सबसे अहम और सबसे अमीर हिस्से की बात करेंगे, यानी बंगाल की बात। हाँ, बंगाल के उस रोमांचक सफर पर हम निकलेंगे। ये कोई साधारण कहानी तो है नहीं। हम मुगलों के पतन से लेकर एक आजाद बंगाल के उदय को समझेंगे और फिर उस दर्दनाक मोड़ को भी देखेंगे जहां कूटनीति, साजिशों और एक तरह से कहिए तो फिक्स मैच जैसी गद्दारी ने भारत का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। सही कहा आपने। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात देखिए ये है कि ये किसी एक रातों रात हुए हमले का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही धीमी और सोची समझी प्रक्रिया थी। मतलब कोई सडन अटैक नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक ऐसा राज्य जो दुनिया के कुल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता था, वो धीरे धीरे कुछ प्रशासनिक कमियों और आपसी विश्वासघात के कारण एक ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में फंसता चला गया। तो आज हम यही डिकोड करेंगे कि वो कौन सी बारीक रणनीतियां थीं जिन्होंने मुगलों के बाद उठी इस शक्तिशाली रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में बदल दिया। हाँ, और इस घटनाक्रम की जड़ों तक पहुंचने के लिए ना हमें 1707 के उस महत्वपूर्ण साल में जाना होगा। 1707, औरंगजेब की मृत्यु वाला साल। जी, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु और उनके जाते ही दिल्ली की वो मजबूत केंद्रीय सत्ता भरभराकर गिर पड़ी। इतिहास में इसे एक पावर वैक्यूम या सत्ता का खालीपन कहा जाता है। अच्छा, तो जब पावर वैक्यूम आता है तो जाहिर है कोई ना कोई तो उसे भरेगा ही। बिल्कुल। अब जब केंद्र से ना तो कोई फरमान आ रहे हो और न ही सैनिकों का वेतन पहुंच रहा हो, तो जो क्षेत्रीय सूबेदार होते ना उनका आजाद होना स्वाभाविक है। और यही एंट्री होती है बंगाल के नायक की, मतलब मुर्शिद कुली खां की, है ना? एकदम सही। इसी दौर में मुर्शिद कुली खां उभर कर आते हैं। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने ही उन्हें बंगाल का दीवान यानी मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। अच्छा, तो वो मुगलों के ही एम्प्लॉय थे पहले? हाँ, लेकिन औरंगजेब के बाद उन्होंने बंगाल को मुगलों से लगभग स्वतंत्र ही कर लिया। पर एक बात बताइए, सिर्फ आजादी की घोषणा कर देना तो काफी नहीं होता ना। एक स्वतंत्र राज्य को चलाने के लिए तो एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए होती है। मुर्शिद कुली खां ने इस नई व्यवस्था का ढांचा आखिर खड़ा कैसे किया? बहुत अच्छा सवाल है। अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक और थोड़े से कठोर कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने 1722 में अपनी राजधानी को ढाका से हटा लिया। ढाका से हटा लिया तो कहाँ ले गए? वो राजधानी को एकदम बीचों बीच स्थित एक नए शहर मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिए। ढाका दरअसल मुगलों का पुराना गढ़ था और भौगोलिक रूप से पूर्वी हिस्से में होने के कारण वहां से पूरे बंगाल पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल था। अच्छा, तो सेंटर में आ गया ताकि कंट्रोल बढ़े। हाँ, मुर्शिदाबाद आकर उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक रास्तों और स्थानीय जमींदारों दोनों पर सीधी नजर रखनी शुरू कर दी। और इसके बाद उन्होंने राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। सिस्टम बदल दिया मतलब क्या किया? उन्होंने इजारेदारी प्रथा लागू की। इजारेदारी प्रथा, ये क्या होता है? ये एक तरह की ठेकेदारी व्यवस्था थी। राज्य खुद टैक्स वसूलने के बजाय जमीन के टुकड़ों को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदारों को दे देता था। ओहो, मतलब एक तरह से ऑक्शन कर दिया। बिल्कुल। इससे राज्य के खजाने में एक तय समय पर निश्चित रकम आने लगी, जिससे प्रशासन चलाना बहुत आसान हो गया। वेट मिनट, अगर सारा जोर सिर्फ टैक्स वसूलने पर होगा तो जो किसान हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे ना। कृषि तो उस समय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और यहीं पर मुर्शिद कुली खां की दूरदर्शिता नजर आती है। उन्होंने किसानों को बर्बाद होने से बचाने के लिए तकाबी ऋण नाम की एक व्यवस्था शुरू की। तकाबी ऋण, ये कैसा लोन था? ये आज के दौर के एग्रीकल्चरल लोन या एडवांस की तरह था। किसानों को खेती शुरू करने से पहले ही राज्य की तरफ से नकद कर्ज दिया जाता था। अच्छा, ताकि वो तैयारी कर सकें। हाँ, ताकि वे अच्छे बीज खरीद सकें, हल और बैल का इंतजाम कर सकें। जब फसल अच्छी होती तो किसान आसानी से टैक्स भी दे देते थे और अपना जीवन भी सुधार लेते थे। वाकई ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। और जो लोग इस नई व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, जैसे सीताराम राय और सुजात खां जैसे पुराने जमींदार और विद्रोही, उन्हें मुर्शिद कुली खां ने बिना किसी रहम के
कुचल दिया। मतलब स्ट्रिक्ट भी थे और विजनरी भी। बिल्कुल। सत्ता पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने भी खुश होकर उन्हें उड़ीसा की सूबेदारी सौंप दी। अगर हम इसे आज की कॉरपोरेट दुनिया के नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी विशाल मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस दिवालिया होने की कगार पर हो। हाँ, सही एनालॉजी है ना? और उस कंपनी का सबसे काबिल रीजनल मैनेजर उस इलाके के सारे संसाधन, सारा स्टाफ और रेवेन्यू मॉडल को अपने तरीके से रीस्ट्रक्चर कर ले और अपनी खुद की एक नई स्वतंत्र और बेहद मुनाफे वाली कंपनी खड़ी कर ले। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। मुगल साम्राज्य नाम की वो जो हेड ऑफिस थी वो डूब रही थी और मुर्शिद कुली खान ने उस रीजनल मैनेजर की तरह बंगाल को एक मुनाफे वाले पावर हाउस में बदल दिया। लेकिन देखिए, किसी भी साम्राज्य की असली परीक्षा ना उसके संस्थापकों के जाने के बाद ही शुरू होती है। मुर्शिद कुली खान के बाद क्या हुआ? उनके दामाद शुजाउद्दीन और उसके बाद सरफराज खान ने गद्दी संभाली। पर सरफराज खान एक बेहद अयोग्य और विलासी शासक साबित हुआ। यहीं पर चीजें बिगड़ना शुरू हुईं। हाँ, और यहीं से 1740 में गिरिया के युद्ध के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां अलीवर्दी खां सरफराज को हटाकर खुद नवाब बन बैठता है। अच्छा, अलीवर्दी खां आ गए 1740 में। जी, 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां का शासन रहा। इस दौर में उसने मुगलों को नाम मात्र का जो टैक्स जाता था ना, वो भी पूरी तरह बंद कर दिया। एकदम आजाद हो गए। और बंगाल इतना अमीर हो गया कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। भारत का स्वर्ग? वाकई बंगाल उस वक्त बहुत समृद्ध था। दुनिया भर के बाजारों में बंगाल का सूती कपड़ा, रेशम और शोरा, जिसे साल्टपीटर कहते हैं, उसकी भारी मांग थी। लेकिन अलीवर्दी खां को तो ये पता होगा कि इस स्वर्ग पर बाकी लोगों की नजर भी है, खासकर यूरोपियंस की। बिल्कुल। अलीवर्दी खां को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस स्वर्ग की असल चाबी यहाँ का व्यापार है, और ये व्यापार यूरोपीय कंपनियों के जरिए ही हो रहा था। तो उनका यूरोपियंस को लेकर क्या रवैया था? यूरोपीय शक्तियों, खासकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संदर्भ में उनका एक कूटनीतिक कथन बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वो शहद देती है, और अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर खा जाती है। अरे वाह, क्या बात कही है, मधुमक्खी वाली बात। हाँ, इसका सीधा मतलब ये था कि वो इन कंपनियों को व्यापारी ही बनाए रखना चाहता था, सैन्य ताकत बिल्कुल नहीं। मतलब व्यापार करो पर सेना मत बनाओ। एकदम। इसीलिए उसने कलकत्ता में अंग्रेजों और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों को अपने अपने किलों की दीवारें ऊंची करनी या सेना बढ़ाने से सख्ती से रोक दिया था। पर यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो अलीवर्दी खां यूरोपीय शक्तियों पर इतनी सख्ती दिखा रहा था, और दूसरी तरफ जब मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उसने उनके आगे घुटने टेक दिए। हाँ, 1751 की घटना। हाँ, उसने 1751 में मराठों को न सिर्फ उड़ीसा का पूरा क्षेत्र सौंप दिया, बल्कि हर साल 6 लाख रुपए मराठा चौथ यानी टैक्स देना भी स्वीकार कर लिया। जी, ये सच है। तो मेरा सवाल है कि अगर अलीवर्दी खां इतना ही दूरदर्शी था तो इस तरह अपनी सैन्य कमजोरी का प्रदर्शन क्यों किया उसने? क्या ये एक हार नहीं थी? देखिए, सतह से देखने पर आपको ये एक शर्मनाक हार लग सकती है, लेकिन तत्कालीन राजनीति के हिसाब से ये अलीवर्दी खां का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? हार कैसे मास्टर स्ट्रोक हो सकती है? क्योंकि मराठे उस समय एक अजेय और बेहद तेज तर्रार सैन्य शक्ति थे। उनके घुड़सवार बंगाल के गांवों और व्यापारिक रास्तों को लगातार तबाह कर रहे थे। अलीवर्दी खां ये जानता था कि अगर राज्य में शांति नहीं रही ना, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। अच्छा, मतलब इकोनॉमी को बचाने के लिए। हाँ, और इसके अलावा वो एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध नहीं लड़ सकता था। एक तरफ जमीन पर मराठे थे और दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते ताकतवर हो रही यूरोपीय मधुमक्खियां। तो उसने एक प्रॉब्लम को पैसे देके सॉल्व कर दिया। हाँ, बिल्कुल। उड़ीसा और 6 लाख रुपए उस भारत के स्वर्ग को बचाने की एक बहुत छोटी कीमत थी। इस अस्थायी समझौते ने उसे शांति खरीदने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बिना रुके चलाने का समय दे दिया। तो एक तरह से उसने मराठों को एक भारी भरकम प्रोटेक्शन मनी देकर अपना मुख्य खजाना और राज्य दोनों सुरक्षित कर लिए। बहुत चालाक मूव था ये तो। जी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी, दुर्भाग्य से। हाँ, क्योंकि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसका युवा और थोड़ा क्रोधी नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है।
और 1756 से 1757 के बीच केवल 1 साल के भीतर जो घटनाएं घटी ना, उन्होंने भारत का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला तो आंतरिक दुश्मनों से घिर गया था, है ना? हाँ, उसकी अपनी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग सत्ता हथियाने की साजिशें रचने लगे थे। और इन्हीं आंतरिक कलहों ने बाहर बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। एकदम सही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत इन असंतुष्ट दरबारियों को अपने पाले में करना शुरू कर दिया। और इसी बीच ना यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्षीय युद्ध या 7 Years वॉर छिड़ गया। अच्छा, तो उसका असर भारत पर भी पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इसी के बहाने कलकत्ता में अंग्रेजों ने बिना नवाब की अनुमति लिए अपने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी, जो कि अली वर्दी खान ने मना किया था। हाँ, नवाब सिराजुद्दौला ने सख्त आदेश दिया कि दोनों कंपनियां तुरंत काम रोक दें। फ्रांसीसियों ने तो आदेश मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास में नवाब के आदेश को ठुकरा दिया। ओहो, ये तो सिराजुद्दौला के लिए सत्ता को सीधी चुनौती थी। जी, और फिर उसने एक बड़ी सेना लेकर कलकत्ता पर हमला कर दिया। अंग्रेज इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ फिर? उन्हें बुरी तरह हार कर कलकत्ता छोड़ना पड़ा और भागकर बंगाल की खाड़ी में एक दलदली और मच्छरों से भरे फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। फुल्टा द्वीप। हाँ। और इसी फोर्ट विलियम के हमले के बाद 20 जून 1756 की रात को वो घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालखोटरी की घटना के नाम से दर्ज है। हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके बारे में जो कहा जाता है कि J.Z. हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने यह दावा किया कि नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थीं, उन्हें महज 18 बाई 14 फीट के एक दमघोटू कोठरी में पूरी रात के लिए बंद कर दिया। जी, ऐसा दावा किया गया था। और अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो 123 लोग दम घुटने से मर चुके थे। और हॉलवेल सहित सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये घटना वाकई नवाब की क्रूरता का कोई चरम रूप थी या फिर इसमें कुछ और खेल था, प्रोपेगेंडा था क्या ये? देखिए, आधुनिक इतिहासकार ना हॉलवेल के इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। क्यों? अगर हम साधारण गणित भी लगाए ना, तो 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 लोगों का खड़ा होना ही भौतिक रूप से असंभव है। आप खुद सोच के देखिए। हाँ, ये तो वाकई इम्पॉसिबल सा लगता है। असल में ये इतिहास के सबसे सफल प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार अभियानों में से एक था। अच्छा, तो ये मनगढ़ंत कहानी थी। काफी हद तक। उस जमाने में भारत से इंग्लैंड तक समुद्री जहाज से खबर पहुंचने में करीब 6 महीने लगते थे। हॉलवेल ने इस घटना को इतना विभत्स और बढ़ा चढ़ाकर लिखा कि जब यह खबर लंदन की संसद और आम जनता तक पहुंची तो पूरे ब्रिटेन में सिराजुद्दौला के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर एक विशाल सेना भेजने के लिए अपनी सरकार और शेयर होल्डर से जो आर्थिक और नैतिक समर्थन चाहिए था, वो इस एक कहानी ने दिला दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को एक भारी भरकम ब्रिटिश सेना और नौसेना के साथ बंगाल भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री? हाँ, और ये कोई मामूली व्यापारिक दल नहीं था, बल्कि बदला लेने आई एक पूरी फौज थी। तो क्लाइव ने आते ही क्या किया? क्लाइव के कलकत्ता पहुंचते ही नवाब को दबाव में आकर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि, ये तो नवाब के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। अंग्रेजों को न केवल किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया, बल्कि अपने खुद के सिक्के ढालने और बिना टैक्स दिए व्यापार करने की मुगल काल की वो तमाम छूटें वापस मिल गईं। लेकिन देखिए, रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ किलेबंदी तक रुकने वाला इंसान तो था नहीं। हाँ, अलीनगर की संधि तो महज एक पॉज बटन था। हाँ, उसकी नजर तो बंगाल के खजाने पर थी। और यहीं से उस महाषड्यंत्र की नींव रखी जाती है जिसका नतीजा 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध के रूप में सामने आया। बिल्कुल, पलासी का युद्ध। भागीरथी नदी के तट पर नादिया जिले में लड़ा गया ये युद्ध, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई सैन्य टकराव था ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये युद्ध तो मैदान में लड़े जाने से महीनों पहले ही कागजों पर लड़ा और जीता जा चुका था। मतलब पहले से ही फिक्स था सब कुछ। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के पास लगभग 3000 सैनिक थे, जबकि नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की विशाल फौज थी। 3000 वर्सेस 50,000, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर सीधा मुकाबला होता तो क्लाइव की हार तय थी, लेकिन क्लाइव ने सैन्य रणनीति की जगह रिश्वत और लालच का इस्तेमाल किया। उसने किसको घूस दी? उसमें नवाब के मुख्य सेनापति
मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और उस समय के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता कर लिया। ओहो, मतलब अपनों ने ही धोखा दे दिया। जी, जब युद्ध का बिगुल बजा ना तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीर जाफर के इशारे पर हथियार नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात था। हालांकि मीर मदान और मोहनलाल जैसे कुछ वफादार सेनापतियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन जब सेनापति ही दुश्मन से मिला हो तो वफादारी क्या कर सकती है? बिल्कुल। सिराजुद्दौला को जब इस धोखे का एहसास हुआ तो वो मैदान से भाग निकला। लेकिन वो बच नहीं पाया ना? नहीं, मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे पकड़वाकर उसकी हत्या करवा दी। देखा जाए तो पलासी का ये युद्ध उस क्रिकेट मैच की तरह था जहां विरोधी टीम के कप्तान और मुख्य खिलाड़ियों को मैच से पहले ही रिश्वत देकर फिक्स कर लिया गया हो। एकदम सटीक बात कही आपने। है ना? और मैदान पर बस मैच खेलने का नाटक किया जा रहा हो। और मीर जाफर उस फिक्स मैच का बिका हुआ कप्तान था। जुलाई 1757 में उसे इनाम के तौर पर बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा दिया गया। पर वो गद्दी तो नाम की रही होगी। बिल्कुल, ये गद्दी असल में कांटों का ताज थी। मीर जाफर केवल एक कठपुतली था जिसकी डोर क्लाइव के हाथों में थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर से युद्ध हर्जाने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले। करोड़ों रुपए उस जमाने में? हाँ, कंपनी के अधिकारियों ने निजी तौर पर इतनी रिश्वत ली कि बंगाल का पूरा खजाना कुछ ही सालों में सूख गया। इतिहास में इसे बंगाल की लूट या ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत माना जाता है। और इसी लूट के पैसे से अंग्रेजों ने बाद में अपनी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को खड़ा किया होगा। हाँ, और पूरे भारत में अपनी सेनाएं भी भेजी। लेकिन देखिए, हर कठपुतली की एक सीमा होती है। जब 1760 आते आते मीर जाफर कंपनी की खद न होने वाली आर्थिक मांगे पूरी करने में पूरी तरह नाकाम हो गया तो अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार फेंका और उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। अंग्रेजों को लगा होगा कि एक मीर जाएगा, दूसरा मीर आएगा और उनकी लूट बदस्तूर जारी रहेगी। पर मीर कासिम ने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं थी। तो मीर कासिम ने ऐसा क्या अलग किया? मीर कासिम 1760 से 1763 तक नवाब रहा और वो मीर जाफर की तरह कमजोर नहीं था। वो एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था। नवाब बनते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने बंगाल की राजधानी को ही मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मुंगेर ले गया? और ये सिर्फ शहर बदलने की बात तो नहीं थी। मुर्शिदाबाद कलकत्ता के काफी करीब था जहां अंग्रेजों का भारी दखल था। हाँ, मुंगेर कलकत्ता से कोसों दूर पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित इलाका था। मीर कासिम ने वहां क्या किया, उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। क्या किया उसने मुंगेर में? उसने वहां छिपकर तोप और आधुनिक बंदूकें बनाने का बाकायदा एक कारखाना लगा लिया। अरे वाह, मतलब वो अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा था गुपचुप तरीके से। सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए उसने, अर्मेनियाई और यूरोपीय भाड़े के सैनिकों को बुलाकर अपनी स्थानीय सेना को ब्रिटिश सेना के तर्ज पर अनुशासित और प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। मतलब यूरोपियन स्टाइल में आर्मी ट्रेन कर रहा था। तो जब अंग्रेजों को ये पता चला होगा तो वो तो भड़क गए होंगे। बिल्कुल। जब कलकत्ता में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी को भनक लगी कि मुंगेर में एक आधुनिक भारतीय सेना खड़ी हो रही है और मीर कासिम व्यापारिक नियमों में भी अंग्रेजों को मिलने वाली अवैध छूटों को रोक रहा है, तो वे बौखला गए। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ एक खुला सैन्य अभियान छेड़ दिया। मीर कासिम को अपनी जान बचाकर बंगाल से भागना पड़ा। पर वो भागा तो खामोश तो नहीं बैठा होगा। बिल्कुल है। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के दरबार में जाकर उन्हें अंग्रेजों के बढ़ते खतरे से आगाह किया। अच्छा, मतलब एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। हाँ, तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने का फैसला किया। और यही पृष्ठभूमि बनती है 22 अक्टूबर 1764 के उस ऐतिहासिक बक्सर के युद्ध की। बक्सर का महासंग्राम। एक तरफ भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों की विशाल संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। अब देखिए, प्लासी तो एक धोखा था, लेकिन बक्सर एक आमने सामने का असली सैन्य युद्ध था। जी, ये असली लड़ाई थी। फिर भी मैं सोचता हूँ, इतनी विशाल भारतीय सेना एक छोटी सी ब्रिटिश टुकड़ी से कैसे हार गई? क्या 3 अलग अलग राजाओं, 3 अलग अलग कमांडरों का एक साथ बिना किसी तालमेल के लड़ना ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना? देखिए, ये सैन्य रणनीति के नजरिए से बक्सर की हार का सबसे सटीक विश्लेषण है।
मुगल, अवध और बंगाल की सेनाएं भले ही एक मैदान में खड़ी थीं, लेकिन उनका नेतृत्व एक नहीं था। मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी थी। बिल्कुल, उनके बीच कोई संवाद नहीं था और वे अपने अपने तरीके से टुकड़ियों में हमला कर रहे थे। इसके ठीक विपरीत हेक्टर मुनरो की सेना संख्या में कम जरूर थी, लेकिन वे कड़े यूरोपीय अनुशासन में पले बड़े थे। तो उनकी रणनीति ज्यादा बेहतर थी। हाँ, वे एक स्क्वायर फॉर्मेशन में लड़ते थे, उनके तोपखाने बेहद सटीक थे और उनका कमांड स्ट्रक्चर बिल्कुल स्पष्ट था। तो भारतीय सेना की भीड़ उनके अनुशासित फायर पावर के सामने टिक नहीं सकी। सही कहा। बक्सर के युद्ध ने भारत के पूरे सैन्य आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसने ये साबित कर दिया कि भारत की सर्वोच्च शक्तियां भी मैदान में सीधे तौर पर ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस करारी हार के बाद अब बारी थी इस जीत को एक पक्के कानूनी ढांचे में ढालने की। अंग्रेज समझ गए थे कि बार बार युद्ध लड़ना कोई समझदारी दौर है नहीं, बल्कि सिस्टम को ही अपने नाम कर लेना असली जीत है। एकदम सही बात। और इसी सोच के साथ जन्म होता है अगस्त 1765 की उन मशहूर इलाहाबाद की संधियों का। रॉबर्ट क्लाइव, जो वापस इंग्लैंड जा चुका था, उसे खास तौर पर इस पूरे मामले का कानूनी निपटारा करने के लिए वापस भारत बुलाया गया। हाँ, क्लाइव को बुलाया गया और क्लाइव ने भारत आते ही जो संधियां की ना, वे कूटनीति का एक बहुत भयानक और शातिर नमूना थीं। ऐसा क्या था उन संधियों में? 12 अगस्त 1765 को पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। एक शाही फरमान के जरिए मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स? हाँ, दीवानी का मतलब था पूरे राज्य का राजस्व, यानी टैक्स वसूलने का कानूनी और एकछत्र अधिकार। बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रख दिया गया, ताकि वो दिल्ली में चुपचाप बैठा रहे। बिल्कुल। और मुगल सम्राट का मान बनाए रखने के लिए क्लाइव ने अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के जिले छीनकर सम्राट को दे दिए। मुगलों को तो पेंशन पर रख दिया गया, लेकिन असली कीमत अवध को चुकानी पड़ी। जी। 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो दूसरी संधि हुई, उसमें अंग्रेजों ने एक और बड़ा खेल खेला। क्या खेल खेला? अवध पर युद्ध भड़काने के आरोप में 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। 50 लाख का जुर्माना, बाप रे। और इससे भी बड़ी बात, सुरक्षा के नाम पर अवध में एक ब्रिटिश सेना की तैनाती कर दी गई। इस सेना का पूरा खर्च खुद अवध के नवाब को ही उठाना था। ये तो अजीब बात है कि सेना आपकी और खर्च हम उठाएं। हाँ, और यहीं से बंगाल में द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट की वो कुख्यात व्यवस्था शुरू होती है। इसे समझना बहुत आसान है। कैसे काम करता था ये ड्यूअल गवर्नमेंट? रॉबर्ट क्लाइव ने गद्दी पर मीर जाफर के बेटे को बिठाकर रखा, ताकि न्याय, पुलिस और जनता की देखभाल की सारी जिम्मेदारी नवाब की रहे। लेकिन राज्य के पूरे खजाने की चाबी कंपनी ने अपनी जेब में रख ली। मतलब पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम सही। अंग्रेजों के पास बिना किसी जिम्मेदारी के असीमित शक्तियां आ गईं और नवाब के पास जिम्मेदारियां तो थीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक भी पैसा नहीं था। इस सिस्टम ने बंगाल की आम जनता को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया। ये एक बेहद चालाकी भरा लीगल ट्रैप था। मुकुट मुगलों के सर पर ही था, गद्दी पर नवाब बैठा था, लेकिन असली मालिक लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। और इसी द्वैत शासन ने भारत के आर्थिक पतन और 200 साल की लंबी गुलामी की वो मजबूत नींव रखी, जिस पर आगे चलकर ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई। वाकई। मुर्शीद कुली खां का बनाया हुआ आजाद राज्य और अली वर्दी खां का भारत का स्वर्ग कुछ स्वार्थी गद्दारों और आधुनिक सैन्य दृष्टिकोण की कमी के कारण एक व्यापारिक कंपनी का मोहताज बन गया। ये पूरा सफर अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। हमने देखा कि कैसे 18वीं सदी के उस सत्ता के खालीपन में बंगाल उभरा, कैसे मराठों और यूरोपीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हुई, और कैसे पलासी और बक्सर के युद्धों ने पूरी कहानी ही बदल दी। जी बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं के सामने एक विचार रखना चाहता हूँ। इलाहाबाद की संधि के उन चंद कागजों ने यह तय कर दिया कि आने वाली सदियों तक भारत का खजाना लंदन की तिजोरियां भरेगा। एक बार सोचकर देखिए, अगर उस दिन पलासी के मैदान में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ दिया होता, या बक्सर में हमारी सेनाओं ने आपसी मतभेद भुलाकर एक आधुनिक कमांड तैयार की होती, तो क्या आज हम किसी ब्रिटिश राज का इतिहास पढ़ रहे होते, या फिर किसी भारतीय औद्योगिक क्रांति का? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब भी हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये छोटे छोटे फैसले किसी महाद्वीप की नियति बदलने की ताकत रखते हैं। इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
जुड़े रहिए हमारे साथ।